आज के वीडियो में हम जानेंगे G20 शिखर सम्मेलन क्या है, G20 ट्रॉइका क्या है, G20 का शेरपा क्या होता है और भारत के लिए G20 के क्या मायने हैं। इन सारे बातों को हम इस वीडियो में आज समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं कि G20 का गठन क्यों हुआ। तो 1999 में एशिया में वित्तीय संकट आया, जिसके बाद विश्व के आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच तैयार किया गया। आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर कब किया गया? 1999 में। ये वित्तीय संकट कहाँ पर आया? तो ये एशिया में आया। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखें। इसके लिए एक मंच तैयार किया गया। इस मंच में शामिल कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर, ये मिल के इस पर चर्चा कर सके, इसीलिए इस मंच का गठन किया गया। लेकिन बाद में आर्थिक मुद्दों के साथ साथ इनमें बहुत सारे अन्य मुद्दों को भी शामिल किया गया, और वो अन्य मुद्दे क्या हैं वो हम देखते हैं। तो वो उन अन्य मुद्दों में है व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोध और आतंकवाद। इन सारे मुद्दों को इसमें बाद में जाकर शामिल किया गया। तो अब हम देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन क्या है, इसका गठन क्यों किया गया, ये आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन क्या है। G20 शिखर सम्मेलन में कौन से देश शामिल होते हैं? तो इसमें विकसित और विकासशील देशों का समूह है G20। इसमें विकसित देश और विकासशील देश दोनों शामिल होते हैं। और ध्यान रखें, इसमें विकसित देशों में वो सारे देश शामिल हैं जो G7 में शामिल हैं। अगर G20 में हम कुल देशों की संख्या देखें तो इसमें कुल 19 देश हैं, जो कि विकसित और विकासशील देश दोनों शामिल हैं, और प्लस यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन क्या है? तो ये 28 यूरोपीय देशों का समूह है। यूरोपियन यूनियन 28 यूरोपीय देशों का समूह है, जो कि आपस में जो वस्तु और सेवा, ये सारे चीज़ों की आवाजाही मुफ्त में होती है। ठीक है, तो और जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में। G20 की बात करें तो G20 की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1999 में। अगर बात करें G20 के हेडक्वार्टर की या किसी अस्थाई सचिवालय की, तो ध्यान रखें G20 का कोई भी अस्थाई सचिवालय या हेडक्वार्टर नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें, जितने भी सम्मेलन होते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा सम्मेलन होता है साल भर में G20 का। तो इससे आप एक अंतर समझ सकते हैं, बाकी सम्मेलनों की तुलना में G20 सम्मेलन सबसे ज़्यादा होता है पूरे साल में। तो मैंने पहले ही जैसा कि बता दिया था कि इसमें G20, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे G7 होगा। तो G7 के जितने भी विकसित देश हैं वो G20 में भी शामिल हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब हम अगला देखते हैं। अब बात करते हैं कि G20 का ग्लोबल जीडीपी में अगर देखें तो इसका योगदान कितना है? तो इसका कुल 85% योगदान है ग्लोबल जीडीपी में, यानी कि पूरा वैश्विक जीडीपी में G20 देशों का योगदान कितना है? 85%। दूसरा, विश्व की 2/3 या फिर 60% जनसंख्या G20 में निवास करती है। वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है G20 में। G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 14-15 नवंबर 2008 में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहली बैठक की अध्यक्षता अमेरिका में हुई थी, और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चूंकि इस बार G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है, भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो G20 से संबंधित भारत से के संदर्भ में जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके पीटी प्लस मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कि G20 भारत के संदर्भ में इसका पहला पॉइंट है, G20 कब शामिल हुआ?
तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था 1999 में भारत शामिल हुआ था G20 में, और भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता करेगा कब? 2023 में। और ये आयोजन कहाँ पर होगा? तो दिल्ली में होगा। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है कि सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो नई दिल्ली में। कि G20 ट्रोइका के बारे में आप हमेशा सुनते होंगे, बट G20 ट्रोइका क्या होता है इसे हम समझते हैं। G20 में अध्यक्ष का पद धारण करने वाला देश और पिछला देश और अगला अध्यक्ष धारक, ये तीनों मिलकर G20 का एजेंडा तय करने के लिए किसका निर्माण करते हैं? G20 ट्रोइका का। यानी अगर आप इसे सिंपल भाषा में समझें तो 2022 में जो अध्यक्ष था वो, 2023 में जो अध्यक्ष है वो, और 2024 में जो अध्यक्ष है वो, तीनों देश मिलकर G20 ट्रोइका का निर्माण करते हैं। यानी पिछला, वर्तमान और अगला। पिछला कौन था? पिछला था इंडोनेशिया। पिछला था हमारा इंडोनेशिया देश। 2023 में भारत है, और 2024 का कहाँ पे होगा? तो ये होगा ब्राज़ील में। ये होगा ब्राज़ील में, ठीक है। वर्तमान, पिछला और अगला, और ये तीनों देश के नाम आपको पता होना चाहिए, अगर पीटी के एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के एग्जाम के लिए भी। अगला सवाल है कि G20 शेरपा क्या होता है? सबसे पहली बात, ये शेरपा शब्द का मतलब क्या होता है? तो शेरपा शब्द का मतलब होता है कि आगे का रास्ता दिखाने वाला, और इसे लिया गया है कहाँ से? नेपाल से। नेपाल के जो पर्वतारोही होते हैं, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए शेरपा होता है। तो इसी से इंस्पायर होके शेरपा शब्द को लिया गया है G20 में। और हर साल G20 के सभी देश अपना अपना शेरपा को नियुक्त करते हैं। तो बात करें अगर भारत के संदर्भ में, तो पीएम मोदी ने 2023 में G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत कौन है? तो नीति आयोग के पूर्व सदस्य थे ये, ठीक है। और ये किसके स्थान पर आए हैं? तो हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के स्थान पर अमिताभ कांत को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है, शेरपा के रूप में। शेरपा का कार्य क्या होता है? तो बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। देश और विदेश की जितनी भी एजेंसियां होती हैं, उन सब के बीच में सामंजस्य बनाने का काम किसका होता है? शेरपा का। से संबंधित कुछ और पॉइंट्स को समझ लेते हैं। शेरपा कौन होते हैं? G20 या G8, यहाँ पर आप G7 कर लीजिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो G20 या G7 जैसे सम्मेलन में किसी भी देश की ओर से शामिल होने वाला व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है शेरपा। यानी शेरपा क्या होता है? G20 में शामिल होने वाला हर देश की ओर से उसका व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है शेरपा। शेरपा किन मुद्दों पर बात करता है? तो ये राजनीतिक, वैश्विक और आर्थिक एजेंडे पर बात करता है। आपस में जितने भी G20 के सदस्य देश के प्रतिनिधि होते हैं, वे, जिन्हें शेरपा कहा जाता है, वो राजनीतिक, वैश्विक और आर्थिक एजेंडे पर बात करते हैं। तो अगर बात करें कि शेरपा की नियुक्ति करता कौन है, तो शेरपा की नियुक्ति करता है संबंधित देश की सरकार। जैसे भारत के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया है पीएम मोदी ने, उसी तरह जितने भी शामिल देश हैं, उन सारे देशों में शेरपा नियुक्त किया जाता है उस संबंधित देश की सरकार के द्वारा। इसलिए G20 के सम्मेलन में शेरपा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। क्यों? क्योंकि शेरपा सम्मेलन से पहले कई बार वे मिलते हैं आपस में, ताकि किसी भी मुद्दे पर अगर मतभेद उठे तो उन्हें दूर किया जा सके। तो शेरपा सम्मेलन से पहले भी कई बार मिलते हैं ताकि मतभेद को दूर किया जा सके। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा है कि G20 में किस माध्यम से काम किया जाता है। तो एक तो शेरपा ट्रैक
के जरिए कार्य होता है और दूसरा फाइनेंस ट्रैक के जरिए कार्य होता है। ये फाइनेंस ट्रैक क्या है? तो इस फाइनेंस ट्रैक के अंदर वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के बीच में बैठक होती है और ये दोनों मिलकर G20 के जितने भी कार्य होते हैं उसको संपन्न करते हैं। तो ये थे G20 से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि पीटी एग्ज़ाम के साथ साथ आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस के लिए सारा पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं G2023 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। इसमें पहला सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है कि भारत ने G20 की अध्यक्षता कब ग्रहण की? 1 दिसंबर 2022 को, 1 जनवरी 2023 को, 31 जनवरी 2023 को या 31 दिसंबर 2022 को? तो भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है 1 दिसंबर 2022 को और ये नवंबर 2023 तक ये अध्यक्ष के पद पर बना रहेगा। अगला सवाल है कि भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश से ग्रहण किया है? तो भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता को ग्रहण किया है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2024 के G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इन तीनों देशों का नाम आपको पता होना चाहिए, वर्तमान, पिछला और अगला। नेक्स्ट सवाल है 18th G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? अब यहाँ पर आप फंस जाएंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 18th G20 दिया है, तो आपको ये याद रखना भी ज़रूरी है कि 23 में G20 का कौन सा संस्करण था? तो 18वां संस्करण था और इसकी थीम क्या है? तो इसमें ऑप्शंस में है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, अतिथि देवो भव या फिर ऑप्शन ए एंड बी। तो याद रखें इस बार की थीम में ये दोनों हैं, एक तो वसुदेव कुटुंबकम और दूसरा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो ये थे G20 से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब G20 2023 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs होंगे उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। टिल देन पढ़ाई करते रहें।